हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और इम्पॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ये 2020 के बारे में। हम देखेंगे कि ये साल पाकिस्तान के लिए कैसा रहा, एक जनरल रिव्यू देंगे। हम पाकिस्तान के एंगल से डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जिसमें कोविड, हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी इकोनॉमी, हमारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, कहाँ कहाँ पर हमने गेन किया, कहाँ पर हमने लूज़ किया, कौन कौन से सेक्टर्स हमारे नुकसान में रहे, कौन कौन से फ़ायदे में रहे। और इस वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा वो होगा इकोनॉमी का। आपको याद होगा कि काफ़ी अरसे से हमने इकोनॉमी के हवाले से कोई अपडेट नहीं दी पाकिस्तान की, तो आज समझ लें कि उस हवाले से भी काफ़ी अपडेट्स मिल जाएंगी हमें। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कोविड की। कोविड-19 जो इस साल का सबसे अहम एक हाईलाइट थी इस साल की, जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया। क्या इंडिया, क्या ब्राज़ील, क्या यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, एशिया, हमारे सारी दुनिया बुरी तरह से इसने इसको लपेट में लिया। कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, कितने ज़्यादा इससे मुतासिर हुए, और कई लोगों का तो हमें पता ही नहीं है कि किन किन को ये होकर गुजर भी गया। मतलब आप कह सकते हैं कि बड़ी एक ज़बरदस्त वबा इस साल उसका हमने सामना किया। हमारी जनरेशन ने ये फर्स्ट ऐसी एक डेडली वबा का हमने सामना किया, और वबाएं अक्सर ऑन एवरेज 100 साल बाद आती रहती हैं। तो कोविड ने अब तक, जबकि ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो 10 करोड़ के करीब ग्लोबल केसेस आ चुके हैं। ये वो हैं जो ऑफिशियल हैं। अभी जो अनरिपोर्टेड केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और इसके अलावा 2 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। सिर्फ इंडिया और अमेरिका की ही बात करें तो सिर्फ इन 2 कंट्रीज़ में ही जो ओवरऑल जो आपके जितने भी मुतासरा लोग हैं, यानी कि 8 करोड़ के करीब ओवरऑल मुतासर लोग हैं, तो सिर्फ इन 2 कंट्रीज़ में 3 करोड़ लोग मिलाकर इसका शिकार हो चुके हैं। मतलब इंडिया और अमेरिका को इसने बहुत बुरी तरह से हिट किया। इसके अलावा और भी कई चीज़ें देखने को मिल रही हैं आजकल के। यूके में इसका एक नया स्ट्रेन डेवलप हो चुका है जो ज़्यादा डेडली है। और जब मैं ये वीडियो बना रहा था, अभी शूट करने से पहले ही मैं ये खबर पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में भी जो नई कोविड की स्ट्रेन है उसके कुछ केसेस आ चुके हैं। इसके अलावा वैक्सीन की बात करें तो वो भी अब हम देख रहे हैं कि जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं वो अब लगवाना शुरू हो गई हैं। तो कहा यह जा रहा है कि मार्च तक मतलब एक उम्मीद है कि जो ये लहर है कोरोना की, इसमें काफ़ी हद तक हम एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखेंगे केसेस में। तो अल्लाह करे ऐसा ही हो। तो पाकिस्तान की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान काफ़ी हद तक इस वबा से बचा रहा। नो डाउट इसमें मतलब अब हम ये नहीं कह सकते कि इसमें किसका कमाल था, लेकिन अल्लाह ने हमें बचा के रखा है। इसमें नो डाउट हमारी जो टेस्टिंग थी वो भी कम थी, लेकिन 2 जो पैरामीटर्स थे उससे हमें ये पता चलता है कि पाकिस्तान में इसकी इतनी ज़्यादा शिद्दत नहीं थी। एक तो डेथ रेट और आपका एक पॉजिटिविटी रेट, ये काफ़ी कम रहा। तो अभी भी हम देख रहे हैं जैसी लाइफ चल रही है पाकिस्तान में, माशाल्लाह हर तरह की एक्टिविटी हो रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में उस तरह के हालात नहीं हैं जो दुनिया के बाकी कुछ हिस्सों में हैं। और पाकिस्तान को तो ख़तरा वैसे ही बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हम चाइना और इंडिया के करीब थे। एक जगह से ये ओरिजिनेट हुआ था और दूसरी जगह इसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों चीज़ों के बावजूद हम इससे बचे रहे। अब पाकिस्तान की फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने इसका स्प्रेड किस तरह इसको डेडली होने से बचाया, इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ऑनेस्टली मेरे पास कोई सबूत नहीं है। नो डाउट हर मुल्क की गवर्नमेंट वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई थी, लेकिन ये अभी हम कोई हतमी तौर पर नहीं कह सकते कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बड़े ज़बरदस्त इकदाम थे जिनकी वजह से कोरोना रुक गया। लेकिन एक जो यहाँ पर डेवलपमेंट हुई ना, उसका मैं जिक्र बहुत अहम समझता हूँ उसका करना, क्योंकि NCOC का क़याम यानी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसका क़याम अमल में लाया गया इन्हीं दिनों में, जिसका ये मकसद था कि पूरे मुल्क की जो कोविड की सिचुएशन है उसको मॉनिटर करना। अब कुछ दोस्त जिन्होंने वहाँ का विज़िट किया वो बताते हैं कि बड़ी मतलब रियल टाइम में वहाँ पर डेटा आ रहा होता है, और उस बेस पर डेटा ड्रिवन फैसले किए जा रहे होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर जैसे हम समझते हैं ना कि वैसे ही गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर सो के उठा और उसने ये फैसला किया कि जी आज इस जगह पर लॉकडाउन कर दो, या जी आज तालीमी इदारों को बंद कर दो। नहीं, NCOC ने जो ज़बरदस्त काम किया ना कि डेटा ड्रिवन फैसले किए। फॉर एग्जांपल जब आपके स्कूल्स रीओपन हुए थे अक्टूबर के करीब, तो हमने देखा कि नवंबर के एंड पे दोबारा केसेस आना शुरू हो गए थे। तो जब अब डेटा ने हमें ये बताया कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं ना पूरे पाकिस्तान में, उनकी जो पॉजिटिविटी रेशियो है, कोरोना टेस्ट की जो पॉजिटिव रेशियो है वो 84% तक इंक्रीज कर गई है। तो उस बेस पर उन्होंने क्या फैसला किया कि जी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को आप बंद कर दो 10 जनवरी तक।
तो ये हमने कुछ चीज़ें देखी हैं जो एनसीओसी ने की हैं कि कुछ डेटा ड्रिवन पॉलिसीज़ अपनाई हैं, कुछ ऐसे फैसले किए जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी थी, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ हम वो जो माशी तबाही है ना उससे बच गए हैं। हमने देखा कि बाकी दुनिया में जब मार्च अप्रैल में बड़ा ट्रेंड था जी लॉकडाउन कर दो, पूरी इंडिया ने भी लॉकडाउन कर दिया, उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और उसकी वजह से हम देखेंगे कि कितने उनकी ग्रोथ रेट में गिरावट आई है। ये आगे हम ज़रा कंपैरिजन करेंगे, वो आपने लाजमी देखना है। तो पाकिस्तान उस अजाब से बच गया। इमरान खान ने भी टीवी में आकर ये कहना शुरू कर दिया कि जी हम गरीबों को इस तरह नहीं मारना चाहते, ये जो एक बिल्कुल ही कंप्लीट लॉकडाउन है ये बिल्कुल तबाहकुन साबित होगा। तो वो पॉलिसी उसको दाद ज़रूर देनी पड़ेगी कि हमने डेटा ड्रिवन फैसले किए, हमने इंतज़ार किया, हमने बिल्कुल जल्दी में इकदामात नहीं किए और जो स्मार्ट लॉकडाउन की जो पॉलिसीज़ थी उन पर हमने अमल दरामद किया और हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता बाकी दुनिया ने भी उसी चीज़ को अडॉप्ट किया और इसी वजह से पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो बिल्कुल तबाह होने से बच गई। अब बात करते हैं थोड़ी सी इकॉनमी पर, जो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले हम बात करेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट की। बड़े अरसे बाद पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट है वो पॉजिटिव में गया है, यानी कि करंट अकाउंट सरप्लस, हमारा जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो पॉजिटिव में गया। पहले बड़े अरसे से ये था कि वो नेगेटिव में था, लेकिन इसको मैं पाकिस्तान की पूरी कामयाबी नहीं कहूँगा, ये एक हाफ कामयाबी है, ये आधी अधूरी कामयाबी है। और क्यों, उसका जिक्र हम बाद में करेंगे। पहले हम ज़रा ये समझ लें कि 2018 में जब नई गवर्नमेंट आई थी, जब इलेक्शंस हो रहे थे, तो उस वक्त पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट बैलेंस था वो -6 बिलियन डॉलर्स पर था और हमारा ओवरऑल खसारा 20 बिलियन डॉलर्स के करीब था। इतने बड़े लेवल पर खसारा था जो कि अब पॉजिटिव में जा चुका है, 750 मिलियन डॉलर्स पर इस वक्त खड़ा है। और इमरान खान ने भी इस हवाले से बड़ी एक ट्वीट की और उसको पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी बताया। अब थोड़ा सा इसको कंपेयर करते हैं कुछ पिछले अदवार से। जब मुशर्रफ का दौर था 2002-3 में, तो पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट बैलेंस था वो हिस्ट्री की पीक पर था। 5 बिलियन डॉलर्स का पाकिस्तान का करंट अकाउंट बैलेंस था, मतलब पॉजिटिव। पाकिस्तान के पास 5 बिलियन डॉलर्स के करंट अकाउंट में हमारे पास पैसे पड़े हुए थे। जरदारी के दौर में ये नेगेटिव होना शुरू हुआ है और PMLN के दौर में ये बिल्कुल हिस्ट्री की निचली तरीन सतह पर आकर गिर गया था, -6 बिलियन डॉलर्स पर। अभी पिछले साल 2019 में ये -6 से -2 पर आया, यानी कि खसारा काफ़ी कम हुआ और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये पॉजिटिव में है। अब किसी भी मुल्क का जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो पॉजिटिव कई तरीक़ों से होता है। मतलब या तो इसमें कुछ सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो होता है कि आपकी एक्सपोर्ट्स, आपकी जो ट्रेड इम्बैलेंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वो बेहतर हो। यानी कि आपकी एक्सपोर्ट्स अगर ज़्यादा होंगी तो ऑब्वियसली आपके पास सरप्लस आएगा। तो पाकिस्तान के पास ऐसी कोई सूरत हाल नहीं, हमारी इंपोर्ट अभी ज़्यादा है और एक्सपोर्ट्स नहायत ही कम, जो कि एक बहुत बड़ा एक हम फिनोमेना देख रहे हैं पिछले कई सालों से कि हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही। दूसरा ये होता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, उसमें इजाफा होना शुरू हो जाता है। बाहर से डॉलर्स आते हैं या फिर बाहर से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो कुछ रकम भेज देते हैं। तो इस दौर में क्या हो रहा है, मुशर्रफ दौर में तो हमने देख लिया था कि FDI में भी इजाफा हो रहा था, इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा थी और हमारी एक्सपोर्ट्स की जो सूरत हाल है वो बेहतर थी। अब क्या हो रहा है इस वक्त, अब ये हो रहा है कि अभी कोई, जिसे आप कह सकते हैं ना कि कोई बहुत बड़े लेवल पर कोई पॉजिटिव ट्रेंड नहीं है। क्या किया इमरान खान की गवर्नमेंट ने कि जो इंपोर्ट्स हैं ना उन पर काफ़ी हद तक उनको कर्टेल कर दिया, उनको काफ़ी हद तक रोक दिया इंपोर्ट्स को, और इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगा दी हैं ऐसी चीज़ों पर जो बाहर से आती हैं। यानी कि इस गवर्नमेंट का जो मकसद वो इस वक्त उनका ये टारगेट है कि पाकिस्तान से जो डॉलर है वो बाहर ना भेजने दिया जाए, मतलब पाकिस्तान में मैक्सिमम डॉलर्स आएँ। इसीलिए वो इनकरेज करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कि आप मज़ीद पैसे भेजें। रोशन पाकिस्तान जो डिजिटल अकाउंट है वो भी एक खोला है, तो उसमें भी पाकिस्तानीज़ पैसा भेज रहे हैं। तो इस वक्त इस गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि मैक्सिमम डॉलर पाकिस्तान में आए। और दूसरी पॉलिसी क्या है, इंपोर्ट्स पर पाबंदी लगाई जाए और कम से कम खर्चे किए जाएँ। ये जो तीसरा इन्होंने इक़दाम किया है जिसका मैं हिमायती नहीं हूँ, मतलब तरक्याती कामों पर इन्होंने काफ़ी हद तक कट्स लगा दिए हैं, बहुत कम तरक्याती काम हो रहे हैं, सड़कें काम बन रही हैं। ओवरऑल आपकी जो PSDP का जो फंड है जो मैंने इस वीडियो में बताया था उसको काफ़ी हद तक स्लैश कर दिया, कम कर दिया। तो इसकी वजह से भी इनको थोड़ा बहुत सरप्लस अब मिल रहा है, मतलब नुकसान नहीं हो रहा। अब इनके जो रिजर्व्स हैं वो बेहतर हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इन सारे कट्स लगाने की वजह से वो भी स्लो हुई है, तो उसको भी हमने अब देखना है। तो अब हमें ये गवर्नमेंट से मुतालबा करना चाहिए कि आपने ठीक है करंट अकाउंट डेफिसिट पर तो काबू पा लिया है, लेकिन अब हमें
तरक्की चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमी का जो पहिया है वो अब चलना चाहिए। अब हुकूमत को इस तरह के इंसेंटिव्स, इस तरह के पैकेजेस देने होंगे इंडस्ट्रीज़ को। बेहतर ये होता कि अभी तो सिर्फ हमारी इंपोर्ट्स में कट्स लगे हैं ना, इसकी वजह से थोड़ा बहुत सरप्लस मिल रहा है, हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होना चाहिए। ये है सबसे कंक्रीट स्टेप। आपकी इंडस्ट्री चले, आपकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, आप चीज़ें बनाएं ज़्यादा से ज़्यादा, तब आपको, जब आप बाहर की दुनिया को बेचेंगे तब आपको जो सरप्लस होगा उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी जो ये है कि जी हमने बिल्कुल ही खर्चों से हाथ रोके हुए हैं, तो इस तरह तरक्की नहीं होती, आपको इकॉनमी का पहिया भी चलाना होता है। इस हवाले से भी मेरे पास एक अपडेट है कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इस वक्त ग्रोथ में है और कौन कौन सी नुकसान में, उनको हम बाद में देखेंगे। पहले हम बात करते हैं ग्रोथ रेट की। जो हमने अभी बात की ना कि इकॉनमी का पहिया बहुत स्लो हुआ है, उसकी वजह से ऑब्वियसली इकोनॉमिक जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो नहीं होनी थी और कोविड भी आ गया, तो इस वजह से कोविड से पहले, अगर जब कोविड नहीं था तो हमारी जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट थी इस साल की वो 2% से थोड़ी सी ज़्यादा थी, 3% के करीब थी। लेकिन इस साल हमारी जो ग्रोथ है वो -0.4 तक उसमें गिरावट आई है, जो 2020 का फिस्कल ईयर है। तो यानी कि ये बड़े अरसे बाद पाकिस्तान की इकॉनमी श्रिंक हुई है ग्रो करने के बजाय। अब ये कोई इतनी बुरी न्यूज़ नहीं है जो लोग समझ रहे हैं कि बहुत ही बुरी न्यूज़ है। कोविड की वजह से जो आलमी इकॉनमी है ना, पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है उसमें -4.9% तक उसमें गिरावट देखने को मिली है। 4.9% तक दुनिया की इकॉनमी श्रिंक हुई है। और अगर हम अपने आसपास की बात करें, भारत की सबसे पहले अगर बात करें तो उनकी इकॉनमी -10% से भी ज़्यादा श्रिंक हुई है, आप अंदाज़ा लगा लें। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, यूरोप, हमारा जो ब्रादर मुल्क है तुर्की, सबसे ज़्यादा उनकी इकॉनमीज इस वक्त गिरी हुई है, -20, -30% तक वहाँ पर गिरावट है। इंडिया में -10% तक गिरावट है। साउथ एशिया की अगर बात करें तो मालदीव्स और इंडिया, जिसमें मालदीव्स में -18% तक उनकी गिरावट है, क्योंकि टूरिज्म बिल्कुल बंद हो गया था, उनकी इकॉनमी चलती टूरिज्म पर है। एक यहाँ पर बड़ी एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है हमारे पास बांग्लादेश की। इस पूरी सिचुएशन के बावजूद उनकी जो इकॉनमी है वो 3% से ज़ायद उन्होंने ग्रोथ हासिल की है। तो ये एक बड़ी इनकरेजिंग साइन है बांग्लादेश के लिए। इससे पता चलता है कि उनकी जो इंडस्ट्री है उसका पहिया चलता रहा, वो बंद नहीं हुई। ये एक बड़ा एक केस स्टडी है बांग्लादेश की बाकी दुनिया के लिए। और पाकिस्तान की भी अगर बात करें तो पाकिस्तान की इकॉनमी अल्हम्दुलिल्लाह उतनी नहीं गिरी जितनी बाकी दुनिया की गिरी है। -0.4% तक हमारी इकॉनमी में गिरावट देखने को मिली। और साउथ एशिया अगर ओवरऑल की बात करें, ये जो हमारा रीजन है जिसमें ये 7-8 कंट्रीज़ हैं सिर्फ, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इंडिया और अफगानिस्तान वगैरह, इसकी ओवरऑल इकॉनमी -8.4% तक गिरी। तो साउथ एशिया के हवाले से हमने अप्रैल में एक वीडियो बनाई थी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी, वो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स कितने नुकसान में गए हैं कोविड की वजह से। अब हम कुछ इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो जो रिटेल सेक्टर है पूरे साउथ एशिया में वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ था कोविड की वजह से। रिटेल सेक्टर से बहुत बड़ी आबादी का एक सेगमेंट मुंसलिक होता है, मिडिल क्लास, आपकी लोअर मिडिल क्लास, आपकी अपर मिडिल क्लास। तो ये वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट थी उसने बता दिया था कि कितना ज़्यादा नुकसान होने वाला है साउथ एशिया पूरे रीजन को, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग सर्विसेज और रिटेल सेक्टर से जुड़े होते हैं। तो कई लाखों लोग इससे बेरोज़गार हुए हैं हमारे इस पूरे रीजन में। तो रिटेल सेक्टर को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। आपकी ये जो क्लोथिंग इंडस्ट्री है, इसके अलावा आपकी जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है जिसमें आपके होटल्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह, ये भी बहुत हद तक आप बंद रहे। नो डाउट आपकी ये जो ऑनलाइन एक्टिविटी है, ऑनलाइन शॉपिंग और होम डिलीवरी, इस तरह की चीज़ों में इजाफा देखने को मिला है। लेकिन हमें ये भी चीज़ समझनी चाहिए कि पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहाँ पे लोगों को अभी इतनी आदत नहीं है, मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी जो कि जिनका एक ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड है, तो वो बता रहे थे कि पाकिस्तान में जो एक्चुअल ख़रीदारी होती है ना, और जो ऑनलाइन ख़रीदारी होती है, ऑनलाइन ख़रीदारी एक्चुअल ख़रीदारी का 10% भी नहीं होती। तो कोविड की वजह से ये हुआ कि जो पहले 6 to 7% थी ना ऑनलाइन शॉपिंग, वो बढ़कर 9 to 10% तो ज़रूर हुई है। लेकिन आप खुद सोचें, बाकी जो 90% था वो उनको काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है। उस 90% में उनको 50% के करीब लॉसेस हुए हैं। तो रिटेल सेक्टर बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। इसके अलावा आप देख लें, आपकी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, आपकी ये सिनेमाज, आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, इसके अलावा आपकी जो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, इसको बहुत बड़े धचके लगे हैं।
हैं। ग्लोबल टूरिज्म को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मेरे कई दोस्त हैं जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, मेरे जानने वाले हैं, इस वक्त उनका जो बिज़नेस है बिल्कुल ठप हुआ पड़ा है। अगर डोमेस्टिक टूरिज्म की बात करें पाकिस्तान की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो चलता रहा। वो भी पाकिस्तान में जुलाई तक बंद था बिल्कुल, उसके बाद वो ओपन हुआ है और पाकिस्तानियों ने धड़ाधड़ वहाँ पर रश लगा दिया नॉर्दर्न एरियाज़ में, जो कि एक अच्छी बात है, एक अच्छी एक्टिविटी है। लेकिन ग्लोबल टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म की बात करें, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें, लाइफस्टाइल या आपकी फूड, आपकी क्लोथिंग, ये सब बहुत बुरी तरह से मुतासिर रही हैं। अब कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज की बात करते हैं जो कि हैरान कुन तौर पर जिन्होंने ग्रोथ ऑब्जर्व की पाकिस्तान में कोविड के दिनों में। एक तो पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल सेक्टर था, जो काफ़ी अरसे से बंद पड़ा था और बहुत स्लो डाउन था, स्पेशली जरदारी के दौर में बहुत ज़्यादा इसमें गिरावट देखने को मिली थी। हम अक्सर सुनते थे, हमारे दोस्त जब फैसलाबाद के मिलते थे वो कहते थे कि भाई जी सारी इंडस्ट्री ठप हो गई है। तो अब हमें ये जो बहुत पॉजिटिव साइंस मिले हैं, मेरी कोशिश होगी कि मैं वहाँ जाकर कवर करूँ किसी दिन और मैं देखूँ एक्चुअल सूरत हाल क्या है। लेकिन अभी हम जो BBC वगैरह पर देख रहे हैं और जो लोकल मीडिया पर देख रहे हैं तो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। हमें ये देखने को मिल रहा है कि जी सारी जो इंडस्ट्री है वो अपनी फुल कैपेसिटी पर काम कर रही है, मज़दूर नहीं मिल रहे हैं वहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। और इसमें पाकिस्तान की कामयाबी की मल्टीपल वजह बनी, क्योंकि कोविड की वजह से जो बांग्लादेश और इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनके कुछ जो ऑर्डर्स, कुछ डील्स थी वो कैंसिल हो गई थी या कुछ लेट हो गई थी बाकी बाहर की दुनिया के साथ। तो उस चीज़ का पाकिस्तान ने फ़ायदा उठाया, पाकिस्तान ने ऑर्डर्स वसूल किए और उन पर काम करना शुरू किया, जिसकी वजह से हमारी बहुत ही बैठी हुई इंडस्ट्री एकदम उठ गई। क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर पाकिस्तान की बैकबोन था पहले इकोनॉमी की, जो कि तोड़ दिया गया था जिसको। इसके अलावा एक और इंडस्ट्री की बात करें तो सीमेंट की इंडस्ट्री, यानी कि हमारी जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है वो भी फल फूल रही है। उसमें 15 to 20% तक ग्रोथ देखने को मिली है सीमेंट की सेल्स में। तो ये भी एक बड़ा पॉजिटिव साइन है कि जो हमारी कंस्ट्रक्शन है घरों की, इस हुकूमत की कोशिश है, हाउस फाइनेंस की कुछ स्कीम्स ये इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो उसमें ये अगर हो जाए ना तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त इक़दाम है। पाकिस्तान में कई लोग हैं जिनके पास घर नहीं है तो घर बन सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है उसमें भी कुछ पॉजिटिव साइंस देखने को मिल रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कुछ स्कीम्स शुरू की हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए, आपके मैन्युफैक्चरर्स के लिए, सनतकारों के लिए टर्फ, जिसमें आपकी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को लोन दिए जा रहे हैं, जिनमें टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, इस तरह के जो सनतकार हैं इन्होंने जो लोन्स वगैरह है उसके लिए अप्लाई कर दिया है। और सुनने में ये आ रहा है 500 अरब रुपए से ज़ायद के जो लोन्स हैं उसका मतलब इतनी दरखास्तें, इतनी वर्थ की दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं, जिसमें से 300 अरब के करीब जो लोन्स हैं वो अप्रूव हो चुके हैं। तो ये बड़ी एक पॉजिटिव साइन है कि कोई भी दुनिया की जो इकॉनमी है ना, आजकल की मॉडर्न इकॉनमी की बात करें तो वो इसी तरह चलती है। आप क्रेडिट उसको प्रोवाइड करते हैं, उस क्रेडिट की बेस पर वो अपनी इंडस्ट्री को चलाते हैं, रोज़गार पैदा होता है, जॉब्स पैदा होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है और फिर आपकी इकॉनमी का पहिया चलता है, आपकी तब ग्रोथ रेट आती है। जो आपकी ग्रोथ रेट में इजाफा है वो तब आता है, आपकी GDP ग्रोथ में इजाफा तब ही होता है। तो उम्मीद करते हैं कि 2021 पाकिस्तान के लिए इंडस्ट्री वाइज काफ़ी पॉजिटिव साल होगा कि पाकिस्तान की कुछ इंडस्ट्रीज जो 3-4 मैंने आपको गिनवाई हैं उनमें जो अभी ग्रोथ देखने को मिल रही है वो बरकरार रहेगी, बल्कि बहुत ऊपर जाएगी इंशाल्लाह। अब हम बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी की। फॉरेन पॉलिसी 2020 में पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा वो पाकिस्तान के लिए कॉम्प्लिकेटेड साल रहा। जैसे कि याद होगा 2019 में 2019 में पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा कामयाबियां हासिल की थी, जो मैंने बताया भी था। सऊदी अरेबिया के साथ डिप्लोमेसी, इसके अलावा आपकी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अफ़गान पीस प्रोसेस शुरू हो रहा था, इसके अलावा आपकी तुर्की के साथ दोस्ती बन रही थी, यूनाइटेड नेशंस में आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त साल रहा था। लेकिन 2020 में मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज़बरदस्त साल था। हमारे जो कन्वेंशनल, हमारे जो ट्रेडिशनल ब्रादरान हैं जो सऊदी अरेबिया, गल्फ़ कंट्रीज़, उनसे एक बार फिर हमारी लड़ाई होगी। और लास्ट ईयर इस तरह की शदीद लड़ाई, मतलब इस तरह की टसल 2016 में देखने को मिली थी, जब हमने यमन वॉर में इन्वॉल्व होने से इनकार कर दिया था, जो कि अच्छा फैसला था हमारा। तो अब जो ताल्लुकात में जो दरार आई है उसकी डिफरेंट रीजंस हैं।
पाकिस्तान का मुतालबा था कि आप कश्मीर के हवाले से अपनी आवाज़ उठाएं। कश्मीर के हवाले से वो नहीं उठा सकते क्योंकि इंडिया उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। वो अपने दोस्त को नाराज़ नहीं कर सकते, वो भी बहुत ज़बरदस्त दोस्त है उनका इंडिया। इसके अलावा इसराइल के हवाले से कुछ काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात देखने को आए। वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले फ़ौरन, और पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। और दूसरी तरफ वो ये भी चाह रहे थे कि तुर्की के साथ हमारे रवाबित इतने ज़्यादा ना बढ़ें, लेकिन हमने देखा कि इर्तुगरुल के बाद इमरान खान ने एक और टर्किश ड्रामा रेकमेंड कर दिया पाकिस्तानी व्यूअर्स को। तो ये जो एक ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है टर्की का, टर्किश कल्चर का, टर्किश ड्रामों का, ये भी हमारे जो सऊदी बरादरान हैं, जो हमारे अरब ममालिक हैं, हमारे दोस्त, हमारे पुराने दोस्त, उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही। तो खैर, मैंने इस वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान ने अपनी जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं इन ममालिक को, इनके साथ ताल्लुकात सही करने को, उसको भी तेज़ कर दिया। तो अब देखते हैं कि 2021 साल कैसा रहता है इन ममालिक के साथ दोस्ती में। बाकी तो पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा जो पाकिस्तान की जो एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट्स थी, पाकिस्तान ने उन पर काफ़ी काम किया है। जैसे अफगान पीस प्रोसेस पर काफ़ी डेवलपमेंट्स होती रही, रशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए, चाइना के साथ ऑलरेडी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं। डैम्स पाकिस्तान ने 2 चाइना की मदद से शुरू किए हैं पाकिस्तान में, एक तो दिया मीर भाषा डैम और मोमेंट डैम, बहुत बड़े बड़े डैम इनका इस साल इफ्तिताह हुआ है। दिया मीर भाषा डैम का इफ्तिताह हुआ है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े डैमों में से एक होगा, और वो चाइना की मदद से। इसके अलावा कश्मीर में, मुझे याद आया, कश्मीर में जो 2 हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स हैं वो शुरू किए हैं पाकिस्तान ने चाइना की मदद से। तो ये तो थी आपकी जो एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट्स पाकिस्तान की। इसके अलावा जो एक नई चीज़ देखने को मिली है ना, जो एक नई डायरेक्शन मैंने ऑब्ज़र्व किया है, बल्कि मेरे और भी हमारे जो जानने वाले हैं जो कि काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं फॉरेन पॉलिसी पर, जो एक नई चीज़ देखने को मिली है वो ये कि पाकिस्तान ने कुछ अपने जो स्टैंड्स है ना, उन पर पाकिस्तान कायम रहा है। कुछ पाकिस्तान ने स्टैंड लिया है कुछ चीज़ों पर। 3 चीज़ें हैं, जैसे कि इस्लामोफोबिया, दूसरा कश्मीर, तीसरा इंडिया की जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उनको एक्सपोज करना खुलकर, ये हम पहली बार देख रहे हैं। और चौथा, इजराइल के हवाले से फ़लस्तीनियों के हकूक़ की बात करना। पाकिस्तान ने कुछ ये चंद चीज़ें हैं जिन पर स्टैंड ले लिया है, ये एक अच्छी बात है। अब इस पर ये दूसरी बहस है कि कितनी कामयाबी मिल रही है और कितनी नाकामी मिल रही है। नो डाउट इस स्टैंड लेने की ही वजह से आपके अरब ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं वो भी ख़राब हुए हैं। मतलब सऊदी अरेबिया का ये कहना कि जी तुर्की के साथ आप, मतलब सऊदी अरेबिया का हमें प्रेशराइज़ करना कि आप तुर्की के साथ इतने ज़्यादा रवाबित ना बढ़ाएं, पाकिस्तान ने ये बात बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट की। पाकिस्तान ने तुर्की के साथ जो अपने ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद बढ़ाया। दूसरा, कश्मीर पर हमने बात जारी रखी है। हम परवाह नहीं इस वक्त कर रहे कि इंडिया या इजराइल के किसके साथ ताल्लुकात हैं। इस वक्त हमारा जो स्टैंस है इस हवाले से हम उस पर खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं, और ये हम देख रहे हैं कि एक डायरेक्शन नज़र आ रही है फॉरेन पॉलिसी के एंगल से। अब इसमें कितनी कामयाबी मिलती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके अलावा पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो भी हम देख रहे हैं काफ़ी टेंस होती जा रही है। मतलब कुछ नज़र नहीं आ रहा कि फ्यूचर किस तरफ जा रहा है। ये पॉलिटिक्स का पाकिस्तान की हर पार्टी एक दूसरे के ख़िलाफ़, ये जो PDM वर्सेस करंट गवर्नमेंट है, ये एक बहुत हॉस्टाइल सिचुएशन बनी हुई है, और कभी कभार डर भी लगता है यार ये मामला किस तरफ जाएंगे। तो ये भी एक नेगेटिव चीज़ हुई है पाकिस्तान के लिए। और दूसरा, यार अंडे 200 रुपये दर्जन हो गए सबसे जो बुरी चीज़ हुई है। तो आप भी हमें कमेंट सेक्शन में कुछ बताइए कि आपके ख्याल में इस साल पाकिस्तान की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी, और सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को किस फील्ड में हुआ 2020 में। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें आगाह कीजिए, ज़रा गपशप करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को 2021 में कामयाबियों और तरक्कियों की नई राहों पर डाले। पाकिस्तान जिंदाबाद।